सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। बोल न्यूज़ के सदर नबील झकूरा को अगवा हुए तकरीबन 24 घंटे गुजर चुके हैं। गुज़िश्ता रात कराची के इलाके गुलशन इकबाल में बैतुल मुकर्रम मस्जिद के करीब से नबील झकूरा को अगवा किया गया था। बोल प्रेसिडेंट नबील झकूरा के साथ उनके साथी शबीर हसन भी मौजूद थे। नबील झकूरा की गाड़ी हाईवे से मिली है जिसमें नबील झकूरा का तमाम सामान मौजूद था। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस अगवा की कार्रवाई का नोटिस लिया। आईजी सिंध को नबील झकूरा की जल्द अज जल्द बाजियाबी की हिदायत कर दी है। बोल न्यूज़ के सदर के अगवा का मुकदमा थाना अजीज भट्टी में दर्ज तो कर लिया गया, लेकिन पुलिस अभी तक कोई भी सुराग लगाने में कामयाब नहीं हो सकी है। नबील झकूरा के अहल खाना का कहना है कि अगवाकारों ने अब तक कोई राब्ता नहीं किया है। बोल न्यूज़ का भी अब यह मुतालबा है सिक्योरिटी इदारों से कि इस वाक़ये की जियो फेंसिंग करवाई जाए और बोल न्यूज़ के सदर नबील झकूरा को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए। मुख्तलिफ शोबों की जानिब से इस वक्त मजम्मती बयानात ज़रूर जारी किए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इसी सिलसिले में बात करने के लिए इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान इस्माइल साहब, तकरीबन 24 घंटे हो गए इस वाक़ये को, अभी तक पुलिस कोई सुराग लगाने में कामयाब नहीं हो सकी। पहले तो आपके तासुरात जानना चाहेंगे इस वाक़ये पर। जी, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और ये बड़ा मैं समझता हूँ कि हमारी जो पुलिस है उसे फौरी तौर से इनको तलाश करने की ज़रूरत है। वो लगे हुए भी हैं, मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि जी वो इसके ऊपर लगे हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो पता भी लगा लेंगे कि किस तरह क्या वाक़या हुआ। CCTV फुटेज जो है वो देखी जा रही है, इसमें काफ़ी क्लूज इंशाल्लाह मिल जाएंगे। और हमारी जो पुलिस है उन्होंने श्योर किया मुझे कि वो 100% इसके ऊपर पूरी तंदीही के साथ काम कर रहे हैं और जल्द उसे बाजियाब भी करा लिया जाए। लेकिन इमरान साहब, जब भी इस तरह के कोई वाक़यात पेश आते हैं आपको नोटिस लेना पड़ता है, वज़ीर आला सिंध नोटिस लेते हैं, तो फिर ज़रा पुलिस ज़्यादा एक्टिव होती है। इस तरह के जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं शहर में वो बढ़ते जा रहे हैं, तो ये पुलिस की कारकर्दगी पर भी एक सवालिया निशान नहीं है? अगवा की वारदातें, स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें कम नहीं हो रही हैं? नहीं, देखिए, नोटिस तो ज़ाहिर है लेना पड़ता है, लेना चाहिए भी है, हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम जो अगर शहर में कोई इस तरह की वारदात होती है, चाहे वो डकैती से ताल्लुक़ रखती हो या वो किसी इंसानी ज़िंदगी के ऊपर हो, एक्सटॉर्शन के लिए किडनैपिंग हो या वो जो रेप के जो मामलात हैं, उनको बड़ा बारीकबीनी से देखना भी पड़ता है और उनके ऊपर पूरा ध्यान दे के एवरीडे रिपोर्टिंग और सारी चीज़ उसके पीछे जाना पड़ता है। पुलिस अपना काम ज़रूर करती है, लेकिन एक बार जब हायर अथॉरिटीज उसके ऊपर एक्शन लेती हैं तो शायद वो उसमें ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। इमरान साहब, इस केस को तो ज़ाहिर है ये बड़ा एक हाई प्रोफाइल केस है। एक मीडिया ग्रुप बोल्ड पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल, उसके प्रेसिडेंट अगवा हुए हैं, तो सुबह से खबर भी चल रही है, इसका नोटिस भी हो गया। लेकिन इस तरह का जब कोई वाक़या आम आदमी के साथ पेश आता है, अभी भी नबील साहब ज़ाहिर है 24 घंटे होने को आ रहे हैं लेकिन बाजियाब नहीं हो सके, शबीर साहब भी उनके साथ ही मौजूद हैं। आम इंसान के साथ जब ऐसा वाक़या पेश आता है उसको कितने धक्के खाने पड़ते हैं पुलिस स्टेशन के, तो वो जो इस्लाहात जो आप लोगों को करनी थी अभी तक उसका कहीं ऐसा कोई असर नहीं दिखाई देता है। देखिए, नंबर 1 तो ये कि जो पुलिस है वो सूबे के मातहत है, लिहाजा ये बात तो आप अगर चीफ मिनिस्टर साहब से करेंगे तो वो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इस तरह के वाक़यात चाहे वो आम आदमी के साथ हो या ख़ास आदमी के साथ, जितने वाक़यात पीछे हुए हैं जो किसी बड़े आदमी के नहीं थे, जिसमें वो बच्ची का रेप था या और मजीद इस तरह की चीज़ें थी, तो उनके ऊपर भी इतने ही सख्त नोटिस लिया गया और उन्हें इसी तरह से उनको फॉलो भी किया गया और उनके वो सॉल्व भी हुए हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें अपनी पुलिस को भी डिस्करेज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो बेहतरी की गुंजाइश है वो जाहिर है कि उसमें मौजूद है और उसको बेहतर किया जाएगा, किया जा भी रहा है। तो कोशिश की जा रही है कि उसे और मजीद बेहतर से बेहतर बनाया जाए। एक्चुअली जब पुलिस में जब सिलेक्शन होती है और जो ऑफिसर्स सिफारिश की वजह से आ जाते हैं तो वहाँ पे कहीं कोताही हो जाती है, लेकिन जो इस वक्त जो ज़रूरत है कराची जैसे शहर की, वो इसको स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। हर गली के कोने पे आप पुलिस वाला खड़ा नहीं कर सकते, इतनी नफरी पुलिस के पास नहीं है, ना हो सकती है। लिहाजा कराची को जब तक हम स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट नहीं करेंगे, कराची के अंदर हम इस तरह के क्राइम्स पे काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इमरान साहब, अगर जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इस केस में आगे बढ़ा जाए, जियो फेंसिंग की जाए और जिस तरह की टेक्नोलॉजीज पुलिस इस्तेमाल कर सकती है, उन सब का इस्तेमाल तो फौरी तौर पर शुरू हो जाना चाहिए, आपको लगता है सर? ऐसा नहीं है कि वो इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ, जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाई जा रही है, जियो फेंसिंग भी है, लेकिन
वो जब पुलिस अपना कोई क्लू ढूंढती है तो जरूरी नहीं है कि वो फौरी तौर से मीडिया के साथ शेयर कर लिया जाए। उससे जो ये अगवाकार होते हैं ये होशियार हो जाते हैं और वो अपना लाएमल चेंज कर लेते हैं। तो पुलिस अपने इस वक्त काम कर रही है और आप यकीन रखें कि इंशाल्लाह इसको फौरी तौर से इनको बाजियाब कराया। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के नोटिस में आप ये लेकर आए, कोई उनसे मुताल्लिक इस सिलसिले में आपकी डिस्कशन हुई अभी तक? मेरी पीएम साहब से बात नहीं। अच्छा, तो अब अपने तौर पर तो जाहिर आपने नोटिस लिया। मुराद अली शाह साहब से कोई डिस्कशन हुई? किस तरह से वो इस वक्त कितने सीरियस हैं, कितने एक्टिव हैं इस केस में? मेरी बात नहीं हो सकी चीफ मिनिस्टर से, लेकिन मैं इंशाल्लाह इस पर जरूर उनसे बात करूँ। ठीक है, और पुलिस के ऑफिशियल से आपकी बात हुई? आईजी सिंध से, एडिशनल आईजी साहब से? चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे और कह रहे थे कि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन न वज़ीर आला सिंध से उनकी बात हुई है, न वज़ीर आज़म इमरान खान से के नोटिस में अभी तक वो ये चीज़ लेकर आए हैं। फिरदौस साहब, अब ये जो वाक़यात जिस तरह पेश आ रहे हैं, नबील जकूरा साहब वाला वाक़या, पहले तो इस पर आप अपना कमेंट कीजिएगा। उनको कल रात अगवा कर लिया गया, गुलशन इकबाल यूनिवर्सिटी रोड से वो अगवा हुए, गाड़ी सुराब गोट से मिली सुबह 6:30 बजे। पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं लगा सकी, क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि इस पूरे वाक़े की मजम्मत करनी चाहिए और ये एक दफ़ा फिर इस चीज़ का अंदिया दे रही है कि हमारे शहर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो अभी तक वो मेयार नहीं आया जो कि एक महज़्ज़ब माशरे का हिस्सा होता है। ख़ास तौर पे ऐसे प्रोमिनेंट लोगों को जब टारगेट किया जा रहा हो तो ये कोई नॉर्मल क्राइम नहीं है। ये कोई क्राइम जबकि स्ट्रीट पे से अगवा किया जा रहा हो तो ये बड़ा एक प्लान्ड और मुनज़्ज़म तरीके से कोई गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है और मैं समझता हूँ इसकी निशानदेही करने के लिए जो कराची में सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात हो रही थी जो कभी अमल ही नहीं आ रही, जिसके कैमरे ही नहीं लग गए, लाहौर में लग गए, हर जगह लग गए, लेकिन कराची में नहीं लगी। पूरी कोशिशें होनी चाहिए, तमाम एजेंसीज को फौरी तौर पर मुतहर्रिक होना चाहिए। जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, इसकी जो फेंसिंग करने की ज़रूरत है, इससे कि जिस जगह पे हुआ है वहाँ कैमरास हैं मौजूद। मुझे खुद पता है कि मैं उस इलाके, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का भी रास्ता है और बैतुल मुकर्रम में जनरली दूसरे प्राइवेट सेक्टर के कैमरास भी लगे हुए हैं जिससे पता चल सकता है कि गाड़ी कहाँ रुकी, फिर उसके बाद कहाँ गई। तो और सुपर हाईवे पे भी जो एग्जिट पॉइंट्स हैं, चाहे वो लियारी एक्सप्रेस वे हो, वहाँ भी कैमरा लगा हुआ है और बबुल हसन इस्वानी रोड पे भी लगे। तो अनलेस अनटिल कोई बहुत ही ऑड रूट से लेके गए हों, उस गाड़ी का अगर एक दफ़ा ट्रेस हो गया कि कौन सी गाड़ी थी जिसमें कि उनकी गाड़ी है, तो उसको तो नंबर भी मिल गया, कलर भी मिल गया, उसको ट्रेस करना भी आसान है कि वहाँ तक। और फिर उसके बाद आगे किस गाड़ी में गए, क्या हुआ, वो एक मसला है। सुपर हाईवे की तरफ ले जाने का मकसद उनको शायद कराची शहर से बाहर लेके गए हैं कहीं, और उसके लिए जो रास्ते हैं उसके ऊपर वैसे ही काफ़ी पेट्रोलिंग होती है। तो और ज़ाहिर है कि हैरत की बात फिरदौस साहब ये है कि अजीज़ भट्टी थाना जो ज़ाहिर है जिसकी हदूद में वाक़या हुआ, जिस जगह से ये अगवा का वाक़या पेश आया, बैतुल मुकर्रम मस्जिद से कोई आधे किलोमीटर की दूरी पर ही वाक़या। फिरदौस साहब की तरफ मैं वापस भी आता हूँ, सीनियर तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब भी हमारे साहब। गुज़िश्ता रात 12:30 बजे वाक़या पेश आया। बोल न्यूज़ के प्रेसिडेंट नबील जकूरा साहब, सीनियर मैनेजर शबील हसन एक ही गाड़ी में सवार थे। बैतुल मुकर्रम मस्जिद यूनिवर्सिटी रोड से इन्हें अगवा कर लिया गया। उनकी गाड़ी सुबह 6:30 बजे सुराब गोट के मुकाम पर पाई गई है। अब इस शहर कायद में, शहर के बीचों बीच ऐसा वाक़या पेश आ गया, पुलिस स्टेशन आधा किलोमीटर की दूरी पर, और अब पुलिस कोई सुराग भी नहीं लगा सकी। क्या तबसरा करेंगे पूरी सूरत हाल पर? ये अफसोसनाक सूरत हाल है जी, और अल्लाह ताला सबसे पहले तो दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि वो खैरियत से हों और रिकवरी खैरियत से हो जाए, क्योंकि इस तरीके से, और वो भी कराची जैसे कैपिटल, प्रोविंशियल कैपिटल सिटी है, और इस तरीके से अगवा होना ये ख़तरनाक सूरत हाल है। और ये कराची में अच्छा खासा एक अमन हो गया था, लेकिन ये दोबारा एक संगीन नौयत का इक़दाम हुआ है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और मेरा ख्याल है कि नाकामी है हमारे इदारों की, पुलिस की, जिस तरीके से, और इसका जितना जल्दी मुमकिन हो सके
रिकवरी करनी चाहिए और ख़ास तौर पे हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि नबील साहब का जितना जल्दी हो सके उनको रिकवर करवाया जाए और उनकी ज़िंदगी जो है उनको महफूज बनाया जाए। सही। अमीर मकाम साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमीर मकाम साहब, इनमें वाक़या पेश आया, नबील झकूरा साहब को कल रात अगवा किया गया, अभी तक पुलिस कोई सुराग भी नहीं लगा सकी है। अब ज़ाहिर है यहाँ हुकूमत इस वक्त पीपल्स पार्टी की है, पुलिस उनके अंडर में काम कर रही है, क्या मुतालबा करना चाहेंगे अब हुकूमत से आप? मैं तो ये कहूँगा कि इंतहाई काबिल अफसोस वाक़या है और मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ। और मैं सबसे अफवाही सूबाई हुकूमतें, मरकज़ी हुकूमतें, इंटेलिजेंस के लोग हैं, सबसे हमारी भरपूर डिमांड है कि उसके लिए अपनी भरपूर एफर्ट्स करे, कोशिश करे और उसकी बाजियाबी यकीनी बनाए, उसकी जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए और उसके पीछे लग जाए। इतनी एजेंसियाँ है, इतने लोग हैं सिक्योरिटी की, सब इसके उसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए और इंतहाई संजीदगी से लेना चाहिए। सही। चलें, अब फिरदौस साहब, ज़ाहिर है जो सूबे की हुकूमत होती है, पुलिस का निज़ाम उसी के हाथ में होता है। आप लोग फेडरल में इस वक्त गवर्नमेंट में हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपोजिशन में हैं। अपोजिशन का काम होता है हुकूमत को इस्लाहात के लिए इंडिकेट करना, बार बार याद दिलाना। 2 साल, 2.25 साल हो गए, पुलिस में इस्लाहात लाने के लिए, पुलिस के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए अब तक क्या प्रेशर डाला आपने हुकूमत पर? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जब पुलिस सेफ्टी कमीशन, पब्लिक सेफ्टी एक्ट 2018 का बन रहा था, उसके दरमियान हमारी जितनी सिफारिशात थी वो गवर्नमेंट ने रद्द की और हमने उसके दौरान भी सारे इस इशू को बार बार उठाते रहे कि वो सही नहीं बना। उसके बावजूद जो बना भी, उसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशंस बननी थी, प्रोविंशियल तो बनी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशंस भी नहीं बना रही हुकूमत से। हम 12 उसकी निशानदही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी करते रहे, फ्लोर ऑफ द हाउस में भी करते रहे। पुलिस का पुलिसिंग प्लान जो है वो भी अप्रूव नहीं किया और ये आईजी पुलिस साहब को हमने खत लिख के भी कहा है कि जी आपका पुलिसिंग प्लान भी अप्रूव नहीं है, ना शेयर्ड है। तो ट्रांसपेरेंसी भी आनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी आनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी आती है पुलिस पब्लिक सेफ्टी कमीशन से और ट्रांसपेरेंसी आती है पुलिसिंग प्लान के जरिए, कि जो कि एक शेयर्ड डॉक्यूमेंट होता है। और ये हुकूमत जो है वो ना रिसोर्सेज दे रही है, ना वो इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिरदौस साहब, अब ये फिर हुकूमत ये इस्लाहात लाने में या ये तब्दीलियाँ करने में, निज़ाम को बेहतर बनाने में क्यों हुकूमत इसको सीरियस नहीं ले रही? अगर ये इस तरह के जराइम बढ़ेंगे, पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल होगा, पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल होगा तो हुकूमत की कारकर्दगी पर ऑटोमेटिकली सवाल उठेगा और हुकूमत इससे कमज़ोर भी होगी। उनकी ज़ाहिर है जो परफॉर्मेंस है, जो कमियाँ, खामियाँ, कोताहियाँ हैं वो खुलकर सामने आएंगी। तो फिर ये बोझ क्यों हुकूमत अपने ऊपर ले रही है? क्यों किसी इस्लाहात का आगाज़ नहीं किया जा रहा? इस निज़ाम को बेहतर क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, जिस पार्टी का नस्बुल-ऐन सिर्फ मुल्क को लूटना हो और इक़्तिदार उनका एक जरिया है उस लूट मार करने का, तो जिस जगह अवाम में शऊर आता गया है उस जगह से ऐसे लोगों का खात्मा होता जा रहा है। पीपल्स पार्टी केपी को खुदा हाफिज कह चुकी है, पंजाब को खुदा हाफिज कह चुकी है, सिंध के अर्बन एरियाज को खुदा हाफिज कह चुकी है। अब वक्त के साथ साथ इनको नविस्ता दीवार नज़र नहीं आ रहा, अंदरून सिंध भी इनके हाथ से इंशाल्लाह जाएगी। इससे कि जैसे हम बारहा कहते हैं, कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। सही। चलें, अब गवर्नर से इमरान इस्माइल साहब ने भी गुफ्तगू की है हमसे और कहा है कि वो जल्द पुरुमीद है कि पुलिस से कोई हौसला अफजा इस सिलसिले में ख़बर देगी और जल्द इनको बाजियाब करवा लिया जाएगा और पुलिस जो मुजरिमान हैं, जो मुल्ज़िमान हैं, उनको भी पकड़ने में कामयाब हो जाएगी। कुछ सियासी मामलात की बात करते हैं, ज़ाहिर है, क्योंकि एक तरफ तो हुकूमत ये कहती है कि हमें PDM से कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वज़ीर आज़म जब भी जहाँ भी खिताब करते हैं, जहाँ भी वो गुफ्तगू करते हैं, तो वो मियाँ नवाज़ शरीफ और पाकिस्तान और
जो पीडीएम की मूवमेंट है उसका जिक्र करना नहीं भूलते। आज भी जब लॉ लॉयर्स फोरम से वो खिताब कर रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से मुतालिक भी गुफ्तगू की और आयतुल्लाह खमैनी का भी उन्होंने जिक्र किया कि एक तरफ आयतुल्लाह खमैनी और एक तरफ हमारे निहारी खाने वाला। क्या कहा उन्होंने, ज़रा ये आप सुनिए। एक इनका नया स्पोक्समैन बना है, अब मैं क्या कहूँ, हमारे मिनिस्टर का भाई है। मैं देख रहा था किसी टीवी प्रोग्राम में, कहता कि नवाज शरीफ को उसने आयतुल्लाह खमैनी के साथ मिला दिया। कहता कि आयतुल्लाह खमैनी भी बाहर चला गया था मुल्क से। उसको मुकाबला करना, किधर आयतुल्लाह खमैनी और किधर हमारा निहारी खाने वाला। और वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को खबरदार भी कर लिया कि अपोजिशन जितने जलसे करना चाहती है कर ले, लेकिन अगर किसी ने कानून तोड़ा, कानून की खिलाफ वर्जी की तो उसको उठाकर जेल में डाल देंगे। क्या कहा, ये सुनिए। आपने जो मर्जी करना है, जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा, मैं आपको आज वाजे कर रहा हूं कि मैं सीधा आप जेल में जाएंगे। और वो जेल में नहीं, अब वीआईपी जेल में नहीं जाएंगे, अब जाएंगे जिधर आम बेचारा गरीब आदमी, गरीब जिधर मुजरिम जाता है। तो फिरदौस शमी नकवी साहब, वज़ीर आज़म भी, तमाम वज़रा भी ये कह रहे हैं कि पीडीएम से हुकूमत नहीं जाने वाली, इस तहरीक में कोई दमखम नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म जहाँ भी खिताब करते हैं, तकरीब कोई भी हो, तकरीर वो कर रहे होते हैं मियाँ नवाज शरीफ से मुताल्लिक, पीडीएम के जलसों से मुताल्लिक, अपोजिशन की करप्शन से मुताल्लिक। फिर इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं अपोजिशन को और मियाँ नवाज शरीफ को, अगर कोई ख़तरा नहीं है इस तहरीक से आपको? तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इमरान खान साहब की पीडीएम बनने से पहली वाली कोई तकरीर सुना दे, उसमें भी वो नवाज शरीफ ही को एड्रेस कर रहे हैं और पीडीएम को नहीं कर रहे होंगे तो पीएमएलएन और पीपीपी के लोगों को एड्रेस कर रहे होंगे, मौलाना फजलुर रहमान को एड्रेस कर रहे होंगे। इससे कि हमारी एक जंग है स्टेटस को से। वो बार बार कहते थे कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, हर तकरीर में कहते हैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो उस वक्त तो पीडीएम नहीं बनी हुई थी। वो एनआरओ किसको नहीं दे रहे थे? उन्हें कहा जिन लोगों ने मेरे मुल्क को लूटा है मैं उनको नहीं बख्शूंगा, मैं इनको रुलाऊंगा। ये तो हर वक्त कहते आ रहे। कोई उनका बयानिया तब्दील हुआ हो तो पीडीएम को आप वजह ठहराएंगे ना। और आप ये देखिए, ये कोई शराफत है, कोई मुआवजना है, कोई तरीक़ाकार है? कहाँ आयतुल्लाह खमैनी, उनके भाई साहब फिरदौस साहब ने उनके जिसने मुल्क के साथ गलत किया हो, करप्शन की हो, उसको ज़रूर वज़ीर आज़म रुलाएं। ये 22 करोड़ आवाम को क्यों रुला रहे हैं? आटे की कीमत, चीनी की कीमत, महंगाई कहाँ पहुँच चुकी है इस वक्त? तो पूरी आवाम ही रो रही है। वो तो बाहर बैठे हैं लंदन में, हंस रहे हैं, तकरीरें भी कर रहे हैं, अदालती रिमार्क्स हैं कि वो यहाँ के सिस्टम पे हंस रहे हैं। आप ही लोगों ने जाने की इजाज़त भी दी और आवाम यहाँ पर रो रही है, महंगाई की चक्की में पिस रही है। ना इमरान खान का कोई घर है बाहर, ना इमरान खान के बच्चों की कोई जायदादें बनी है बाहर, ना इमरान खान ने कभी रहा हुकूमत में। ये सारे मसाइल जो हैं, ये सारे जो हैं वो शहबाज शरीफ के साथ हैं, आसिफ जरदारी के साथ हैं, बिलावल भुट्टो के साथ हैं, फालूदे वाले का अकाउंट, ये पापड़ वाले का अकाउंट, ये नहीं है किसी और के। ये इतने बिलावल हाउस, ये एक कराची का, एक लाहौर का, एक पिंडी का, ये कौन से बन गए? कौन सी जायदादें, कौन सी मेहनत करते हैं बिलावल साहब? कौन से उन्होंने पैसे कराए? तो अब ये जो फिर पैसा पाकिस्तान से बाहर गया, जो अरबों खरबों की तादाद में है, फिर कोई ऐसी कानून साजी जल्द अज जल्द हो कि ये पैसा वापस आए। 2.25 साल गुजर गए, 2.5 साल रह गए, ये कब कानून साजी शुरू होगी? पैसा बाहर से आना कब शुरू होगा? आवाम पर जो बोझ है ये कब खत्म होगा? आधा टेन्योर तो आपका गुजर चुका है। आपने देखा एफएटीएफ के साथ क्या हो रहा था? वो कानून साजी कौन रोक रहा था? मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो बिल और सजाएं थी वो कौन रोक रहा था? बात यह है कि जब तक आपकी दोनों हाउसेस में मेजॉरिटी नहीं आएगी, जो कि इंशाल्लाह सेनेट के इलेक्शन होने वाले हैं, मार्च तक वो भी इंशाल्लाह आ जाएगी, उसके बाद ये कानून साजी का अमल तेज भी होगा और तेजी से कानून साजी भी होगी। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा कर चुकी हैं। नफीसा शाह साहब, आप पहले तो नबील झकुरा साहब बोल न्यूज़ के प्रेसिडेंट हैं, शबील हसन साहब सीनियर मैनेजर, गुज़िश्ता रात अगवा हुए थे, उनके वाक़े पर पहले आप कमेंट कर दीजिए, फिर ज़रा सियासी गुफ्तगू की तरफ आते हैं। देखिए, बहुत अफसोसनाक है, मुझे अभी रिसेंटली इल्म हुआ है कि ये ऐसा वाक़या हुआ है। बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत तशवीशनाक है और मैं आपके तवज्जुह से इंतज़ामिया को कहूँगी कि फिलफौर उसको बाज़ेआब कराया जाए। और फिर जो लोग इसमें मुलविस हैं, ये कैसे एक दिन दहाड़े एक जर्नलिस्ट को अगवा किया जाता है, ये तो बहुत अजीब बात है। और ये जो दो इदारे हैं, तो हमारी पुलिस है, दूसरा जो गवर्नर हाउस है, हमारे जो सेल है, एक क्राइम बस्टिंग सेल है वो, और कार लिफ्टिंग को भी बस्ट करता है।
उसको भी मैं ये कमेंट करूंगी कि फिलफौर कोशिश करके और उनको बाजियाब। लेकिन नफीसा शाह साहब, ज़ाहिर है इस वाक़े की जिम्मेदारी जब तक ये अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचता, ये लोग बाजियाब नहीं होते, ज़ाहिर है आपकी हुकूमत पर ही आयद होती है, क्योंकि पुलिसिंग का निज़ाम आपके अंडर में इस वक्त चल रहा है। जी बिल्कुल, यकीनन ये जिम्मेदारी है और इसीलिए मैंने ये कहा कि उनको बिल्कुल बहुत तेजी से कोशिश करनी होगी। जो लोग यहाँ तैनात हैं कराची में, CCPO हिमसेफ बहुत ही टैलेंटेड हैं और उनकी एक कमिटमेंट है पुलिस के साथ, और मुझे बिल्कुल यकीन है कि इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द इनको बाजियाब कराएंगे। सही। अच्छा नफीसा शाह साहब, अब ये PDM की तहरीक का बाकायदा आगाज़ अब 16 तारीख से गुजरावाला में हो रहा है, 18 को आप भी जलसा होस्ट करने जा रहे हैं कराची में। ज़ाहिर है कराची में यौम शोदा भी मनाया जाएगा, क्या आप तैयारियाँ हैं? जनवरी तक का प्लान क्या है? क्योंकि पहला एलामिया का नुक्ता था PDM का कि वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा लेना है, वो तो जो गुज़िश्ता दिनों TV इंटरव्यू नशर हुआ उन्होंने उसमें कह दिया कि वो तो इस्तीफ़ा नहीं देने वाले। फिर अब क्या प्लान बनाया आप लोगों ने? जी वो तो जैसे तैयारी की बात की, अवाम तो भरपूर तैयार है और कई अरसे से तैयार थी, और उसकी तैयारी की जिम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट पर होती है, क्योंकि जब वो हर माह बिजली का बिल बढ़ा देते हैं, बुनियादी अशिया की कीमतें बढ़ जाती हैं, आटे चीनी की किल्लत होती है, वो कीमतें बढ़ जाती हैं, तो फिर अवाम तो तैयार तो होगा। और ये देर इस बात की थी कि हम मुत्तहिद हों। अब हम मुत्तहिद हैं, हमारी और ये कमिटमेंट और ये सहरा जाता है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का, जिन्होंने एक तसलसल से अलायंस बिल्डिंग की पॉलिटिक्स की, और अब एक शेड्यूल अनाउंस हुआ है, और इस शेड्यूल पे तैयारी जो है वो बिल्कुल एक पार्टी जो है वो तैयारी कर रही है, और हर लेवल पर मीटिंग्स हो रही हैं। इंशाल्लाह जल्दी हम शहर भी सजाएंगे और मीटिंग्स के हवाले से मुख्तलिफ एक्टिविटीज। नफीसा शाह साहब, ये जो इत्तेहाद जो है आप लोगों का, क्या ये चल सकेगा कामयाबी के साथ अगले 4 महीने? चूंकि मुस्लिम लीग नून जिस तरह अब बशीर मेमन साहब के बयानात को और इंटरव्यू को कोट कर रही है, तो उनका आपके हवाले से भी एक माजी रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब के पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन उन्होंने की, पीपल्स पार्टी किस तरह से उन पर तनकीद करती रही है वो सबके सामने ही है। तो मुस्लिम लीग नून उनको एक पॉजिटिव पर्सन के तौर पर सामने ला रही है, आप लोग के लिए वो एक विलन के रूप में देखे जाते हैं। देखिए ये सारी चीज़ हर पार्टी की, हम पहले PMLN और हम हरीफ रहे हैं, अपोजिंग पार्टीज रहे हैं, हो सकता है आगे भी एक दूसरे को अपोज करें। इस वक्त जो लार्जर ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, वो जो 26 नुकात थे वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और वो बहुत अहम है, और वो कोई एक जाती किसी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है। वो मुल्क के लिए है, वो मुल्क की फॉरेन पॉलिसी हो, वो इक़्तिसादी पॉलिसी हो, वो पार्लियामान के अख्तियारात हो, वो सिविलियन बालादस्ती हो, ये सारी चीज़ें, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ये सारी चीज़ें उसमें दर्ज है। और ये जो ज़रूरी बन गया है इस वक्त, क्योंकि मुल्क की जड़ें इस सिलेक्टेड हुक्मरान ने कमज़ोर करके रखी। और जब ये इस किस्म आज आप देखें, मुझे तो बहुत ही दुख हुआ जब मैंने देखा कि रूजवेल्ट जो न्यूयॉर्क सिटी में पाकिस्तान का असासा है, पाकिस्तान में उसमें खुद मैं जाके उसमें रही हूँ, और वो हमारी एक शान, हमारे मुल्क का असासा, उसको आप बंद कर रहे हैं इतनी आसानी से। ये क्या चाल है इसके पीछे? ये तो मैं कहती हूँ, एक तरफ तो उन्होंने सकूत कश्मीर किया, अब हमारे मुल्क के एक एक करके इदारों को ये चुप करा रहे हैं। ये सकूत PIA है, उसकी PIA की कील में ये उसमें आखिरी कील है ये PIA को जो तबाह किया है। और क्या जो 262 पायलट्स का उन्होंने हवाला दिया। नफीसा साहब, ये जो महंगाई का इस वक्त एक तूफान है जिससे आवाम परेशान है, अगर ये महंगाई हुकूमत अगले हफ्ते 2 हफ्ते में कम कर दे, कीमतें कई गुना कम हो जाएं, तो फिर ये आप लोगों की तहरीक रुक जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, या फिर भी उस सूरत में भी जारी रहेगी? देखिए एक इशू तो नहीं है, पहली बात तो ये कम कर ही नहीं सकते, ना करेंगे, ना इनमें वो अहलियत है। अगर 2-3 रुपए भी कम करें तो इतनी उन्होंने बढ़ा दी है, जहाँ 50% आपका, इनफैक्ट 50 क्या 100% इजाफा हुआ है। आपकी गंदम की कीमत में 100% इजाफा हुआ है, डबल हो गई है। आपकी बिजली की यूनिट जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी तो 6 रुपए की यूनिट था, अभी 20 रुपए की यूनिट है। कौन इसको बर्दाश्त कर सकेगा इस बोझ को? तो ये क्या कितना कम करेंगे? सही। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पर, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पंजाब असेंबली में नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, उसमें जलील शरपूरी साहब के साथ क्या हुआ ये आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, जहां पर जलील शरपूरी साहब भी इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे। पहले उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया गया और फिर वहां पर उनके साथ बदतमीज़ी भी की गई, उनके सर पर लोटा रखने की कोशिश भी की गई और लोटा लोटा के नारे भी वहां पर लगाए गए। क्या वहां पर सूरत हाल रही, पहले वहां के मनाज़िर हैं, फिर जलील शरपूरी साहब से इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। आप लोगों की मेहरबानी नहीं अच्छा नहीं लगता है ये चीजें देखते रहे। तो ये वहाँ के मनाजिर थे जलील शरपूरी साहब के सामने। उन्हीं की अपनी पार्टी कारकुनान, उनके अपने साथी नारे ला रहे हैं, लोटा लोटा के वहाँ नारे लग रहे थे। उनके सर पर ज़बरदस्ती लोटा रखने की भी कोशिश की, उनका रास्ता भी रोका गया। जलील शरपूरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जलील साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जलील साहब, ये क्या वाक़या हुआ आज? किस तरह का ये रवैया था आपके साथियों का आपके साथ? ये सब आपके साका तो नहीं, अभी भी साथी हैं, आपके दोस्त भी होंगे इसमें, आपके कोलीग्स भी हैं। किस तरह का रवैया आपके साथ अपनाए हुए थे? नहीं जी, दोस्ती तो मेरी इसके साथ कभी भी नहीं थी और ना ही कोई ऐसा रिलेशन रहा है। मैं जब ज़िला नाज़िम था तो ये यूसी नाज़िम था और फिर बाहर अभी वो एमपी है साथ वाले हलके का और मैं एमपी हूँ शरफुल शरीफ की सीट से। तो आज मैं तो खैर इजलास में नहीं गया, ना जाने की मैंने कोशिश की, ना ही मेल में था कि इजलास हो रहा है। असम्बली इजलास में मैं गया हूँ असम्बली के लिए और अपने कुछ काम वगैरह करके। तो मैं जब वापस आने लगा हूँ तो सीढ़ियों के ऊपर ये एक साइड पे खड़ा था अपनी एक बैड अटेंशन के साथ। तो इसने मेरा रास्ता रोका है ज़बरदस्ती और शोर शराबा करना शुरू कर दिया है और एक बेहुदा गुफ्तगू शुरू कर दी है। और मैंने इसको कहा तुम साइड पे हो जाओ, ठीक है, तुमने जो बात कहनी है कह ली है। लेकिन उसने धक्के देने शुरू किए हैं, एक बदमाशी शुरू कर दी है। अब असम्बली के अंदर बदमाशी करना, रास्ता रोकना, धक्के देना, ये सरासर बेहूदगी है और एक सरासर एक वाह जाती है। और कई लोग तो कह रहे हैं कि शायद उसने शराब वगैरह पी हुई थी। बहरहाल मैंने स्पीकर साहब को एक्शन लेने के लिए दरख्वास्त लिख दी है, चूँकि उनकी कस्टडी है, वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। उनके प्रेमिसेस के अंदर ये बदतमीज़ी हुई है, बदमाशी हुई है। एक बंदे को उसके मर्ज़ी के ख़िलाफ़ रोकना, उसको कहीं जाने ना देना, उसका रास्ता रोकना, धक्के देना, बदतमीज़ी करना, गलीज़ ज़बान बोलना, ये स्पीकर साहब इसका एक्शन लेंगे। और मुस्लिम लीग नून को भी मैं ये लिखूंगा, राना सनाउल्लाह साहब को, मियां शहबाज शरीफ साहब को। बिल्कुल, ये जलील साहब के एक्शन लें। स्पीकर से पहले तो आपको अपनी पार्टी क़यादत से रब्ता करना चाहिए ना, क्योंकि ये आप ही की पार्टी के तमाम लोग हैं और उसमें कुछ मरकज़ी लोग भी, अज़मा बुखारी साहिबा और भी दो चार लोग। पार्टी से भी मैं रब्ता करूँगा और स्पीकर साहब से भी मैंने रब्ता कर लिया है, मैंने लिख दिया है उनको। तो चूँकि एक वो मेंबर है और मैं भी एक एमपी हूँ और स्पीकर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना। और वहाँ अगर वो किसी का रास्ता किस को आपने नामजद किया जो आपने लिखा है? चूँकि ये किसी एक फर्द वाहिद की तो हरकत नहीं नज़र आ रही, इसमें नारे तो तमाम ही लोग लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग, कोई 20-25 के करीब लोग मौजूद हैं जो नारेबाजी वहाँ कर रहे हैं। फर्द वाहिद ही था और वो ये बेहुदा बात कर रहा था जब इस्तीफ़ा दें। और मैंने कहा भी मैं भी इस्तीफ़ा देता हूँ, आप भी दें। तो मैंने कहा भी राना तनवीर साहब भी इस्तीफ़ा दें, आप भी दो, मैं भी देता हूँ, आओ स्पीकर साहब के चैम्बर में चलते हैं, राना साहब भी बुला लें, ताकि फिर वहाँ इलाके में पता चल जाए कि लोग किसके साथ चलते हैं। तो बहरहाल जब हम उस तरफ जा रहे थे तो फिर वहाँ रास्ते में दूसरे एमपी हज़रात भी आ गए। फिर इसने वहाँ स्पीकर साहब की तरफ जाने का रास्ता मेरा रोका। वहाँ फिर अज़मा बुखारी साहबा और कुछ लोग भी इस बेअकल आदमी के साथ शामिल हो गए। तो ये एक बदकिस्मती है कि हमारे असम्बलियों के अंदर भी ऐसी छोटी जहनीत के लोग किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाते हैं। जहां बड़े बड़े अच्छे समझदार आला लोग मौजूद हैं, वहां ऐसे घटिया ज़हन के लोग भी असम्बलियों के अंदर बाज़ औक़ात आने में कामयाब हो जाते हैं। जलील साहब, इसका मतलब तो ये इस वाक़े का जिम्मेदार जो तमाम लोग मौजूद थे, आप उन सबको नहीं समझते? क्या ये जमहूरी कल्चर है? नहीं, उनका पहले तो इसको रोकते रहे हैं। 3-4 मेंबर थे मुस्लिम लीग नून की, इसको मना करते रहे हैं कि बात छोड़ो, तुम क्या बात कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो। लेकिन जब ये बात नहीं आया तो फिर वो भी इसके साथ शामिल हो गए, इस ख्याल से कि कहीं पार्टी लीडरशिप ये ना कहे जी वो बड़ा जाला था हमारा और आप लोग जाले नहीं निकले। तो ये एक गुलामाना जहनीत जो हमारी पार्टियां बना रही हैं, ये अफसोसनाक है। मियां नवाज शरीफ साहब को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने गुलाम पैदा करने हैं
या बाशऊर मेंबरान। तो जलील साहब, ये जमहूरी जमातों के रवैये क्या ऐसे हुआ करते हैं कि अगर कोई इख्तिलाफी राय रखता है तो उसके साथ इस तरह का सलूक अपनाया जाए? ये किधर जमहूरी जमातें हैं? यही तो ड्रामेबाजी है, यही तो ड्रामेबाजी है कि पार्टियों के अंदर जो डिक्टेटरशिप है वो डिक्टेटर इकट्ठे होकर कहते हैं मुल्क में जमहूरियत होनी चाहिए। अपनी पार्टियों के अंदर अख्तिलाफ राय बर्दाश्त नहीं है, जमहूरी कल्चर बर्दाश्त नहीं, मुल्क में इनको जमहूरियत चाहिए। और फिर वो एक मेंबर से इन्होंने बदमाशी के साथ इस्तीफा लिखा लिया, और अगर मियां नवाज शरीफ साहब उसको अप्रिशिएट करेंगे तो फिर मैं कहूंगा कि मियां साहब मत इतराज करें उस जर्नैल के ऊपर जिसने आपकी कनपट्टी पे कुछ रख के भी आपसे इस्तीफा ले लिया। अगर उसने आपसे इस्तीफा लिया या मांगा तो वो भी ठीक उसने फिर किया, उस पर क्यों इतराज करते हैं? आज आपकी पार्टी का बंदा अगर फैसल न्याजी से बदमाशी के साथ इस्तीफा लेता है तो फिर जिसकी ताकत है उसका फिर राज है, फिर मत किसी को ऊपर गिला करें, मत किसी को ऊपर इतराज करें। और नवाज शरीफ साहब को एक्शन लेना होगा, लेना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के शरीफ लोगों की उन्होंने सियासत करनी है। वगरना मियां नवाज शरीफ साहब भूल जाएं कि पाकिस्तान के अंदर वो शुरफा को साथ लेके चल सकेंगे या शरीफ लोगों की नुमाइंदगी कर सकेंगे। सर, फिर अब आपका मुस्तकबिल क्या है नून लीग में शरपुरी साहब? क्योंकि एक हफ्ते पहले जब आप मौजूद थे आपको शो कॉज नोटिस दिया गया था, आपको याद होगा अली परवेज मलिक साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि वो उस मामले को सॉर्ट आउट करवा देंगे। मुस्लिम लीग नून मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है कि मुस्लिम लीग नून मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है। मेरे लिए जरूरी पाकिस्तानी होना है और मुसलमान होना है। मुस्लिम लीग नून एक पार्टी है, हमने पाकिस्तान की खिदमत करनी है, किसी पार्टी की नहीं। पार्टियां जरिया हैं वतन की खिदमत का। कोई समझता है मैं पीपल्स पार्टी में रह के वतन की बेहतर खिदमत कर सकता हूं, कोई समझता है मैं मुस्लिम लीग में बेहतर खिदमत कर सकता हूं, कोई समझता है मैं तहरीक इंसाफ के जरिए बेहतर खिदमत कर सकता हूं। मकसद पाकिस्तान की खिदमत है, किसी खानदान की खिदमत नहीं, किसी सियासी पार्टी की खिदमत नहीं। मैं इस नजरिए के सख्त अरसा दराज से खिलाफ हूँ, जमाना तालिब इल्मी से, कि हमें नेशनल पॉलिटिक्स करनी है, पार्टी पॉलिटिक्स नहीं करनी। पार्टी पॉलिटिक्स जो है ये वतन के जो बुनियादें इसके खिलाफ है। तो शरपुरी साहब, फिर आपका अपना सियासी मुस्तकबिल क्या है? पार्टी आपको टफ टाइम दे रही है, आपके साथियों से इस्तीफा ले रही है जबरदस्ती, कल को आपसे भी जबरदस्ती इस्तीफा लिया जा सकता है, फिर आपके जहन में भी अपना आगे का फ्यूचर प्लान होगा ना सियासी तौर पर? इख्तिलाफ राय है नहीं, मेरे दिन में अपना फ्यूचर का प्लान सबसे आगे तो जन्नत और दोज़ों को देखना चाहिए कि वहां अल्लाह ताला हमें किस खाते में रखेगा, देखना तो वो चाहिए। और जितनी देर जिंदगी है हमने अपने ईमान के साथ रहना है और पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, हमारा वतन है। इसके अलावा बाकी कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, कोई पार्टी मुकद्दम नहीं है, कोई पार्टी हरफ आखिर नहीं है। सियासत हमने करनी है अगर अपने इलाके को पुरअमन रखने के लिए, अपने इलाके को पुरसुकून रखने के लिए। और जहाँ तक मेरी बात है, आज मुझे ये भी बात कहने दी कि मैं पार्टी टिकट मांगने नहीं गया था। अगर मैंने मांगी है तो मुझे कोई फॉर्म दिखा दें, मुझे मेरी रिक्वेस्ट दिखा दें। पार्टी ने मुझे रिक्वेस्ट की, 6-7 दिन रिक्वेस्टें करते रहे मुस्लिम लीग नून के कारकुन कि जी आप हमारी पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ें। और मुझे सीनियर क़यादत की तरफ से भी कहा गया कि लोग आपको चाह रहे हैं आप इलेक्शन लड़ें। मैं माजत करता रहा, 6-7 दिन इनकार करता रहा। मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता, नहीं लड़ सकता। मैं मियां नवाज शरीफ साहब से इख्तिलाफ राय रखता हूँ, ये बात इलेक्शन से पहले की बात। अच्छा। सारा शर्त कुछ नहीं गवाह है, पूरा हल्का गवाह है। और फिर मैंने लोगों के इस शर्त के ऊपर मैंने टिकट कबूल की कि मियां नवाज शरीफ साहब से जो मेरा इख्तिलाफ राय है वो रहेगा, लेकिन टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ के असेंबली में जाने का एक रास्ता है। ठीक है, अगर लोग चाह रहे हैं कि उनकी नुमाइंदगी मैं करूं और फिर मुस्लिम लीग नून वाले चाह रहे हैं कि उनके साथ आगे जाऊं तो मुझे मियां नवाज शरीफ साहब से एक मोहब्बत तो अरसा दराज से है। इख्तिलाफ राय अपनी जगह पर, इख्तिलाफ रहे अपनी जगह पर है। लेकिन जलील साहब, अब आपका जो इख्तिलाफ राय है वो इस वक्त पार्टी और पार्टी की क़यादत खुद मियां साहब भी मानने को तैयार नहीं है। अब जब सूरत हाल ऐसी हो गई, आपका इख्तिलाफ राय अपनी जगह और उनकी राय अपनी जगह, कि वो आपकी राय मानने को तैयार नहीं है, तो फिर आपका मुस्तकबिल क्या होगा? फिर देखें, कोई किसी को अपनी राय के ऊपर बाउंड नहीं कर सकता। सही। तो मेरा मुस्तकबिल ये है, मैं पाकिस्तानी हूं, मुझे पाकिस्तानियत तो कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मैं मुसलमान हूं, मुझे दीन से तो नहीं कोई निकाल सकता। तो इसमें मुझे कोई मुस्लिम लीग नून की जरूरत नहीं है किसी जगह, ना पहले थी, ना आज है, ना कल होगी। मैंने पहला इलेक्शन लड़ा मियां साहब के हुक्म के ऊपर लड़ा, नेशनल असेंबली का। सऊदी अरब से मियां साहब ने खुद हुक्म फरमाया तो मैंने एक्सेप्ट किया। मैं मदद कर रहा था उस वक्त, मियां साहब को पता है। तभी इन्होंने सऊदी अरब से मुझे कॉल की, मैं मदद करता था कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता। मैं इलेक्शन जो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा का जो बयानिया है उसको सामने रखते हुए, इस पूरी मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए और इन रवैयों को सामने रखते हुए, फिर नून लीग का अपना सियासी मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ अगर मियां साहब ये मियां रऊफ जैसे गुंडों के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो मुस्लिम लीग नून का फिर मुझे फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। अगर शुरफा साथ इस तरह का रवैया मियां साहब को पसंद आएगा या इसके खिलाफ एक्शन नहीं करेंगे तो फिर मुस्लिम लीग नून भूल जाए कि वो आइंदा इलेक्शन में अपनी कुछ जगह पाकिस्तान की तरफ बनाएगी।
लेकिन सर वो तो अभी मिड टर्म इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तहरीक चला रहे हैं, हुकूमत को उलटने जा रहे हैं, हुकूमत का तख्ता उलट के खुद इख्तिदार में आना चाहते हैं और फिर रवैये इस तरह के हैं, तो ये तहरीक कामयाब हो सकेगी आपकी नज़र में? जी यही तो मुझे इख्तलाफ है कि ऐसा रवैया नहीं होना चाहिए। यही तो मेरा कि इख्तलाफ राय शुरू हुआ कि मैं ये मेरे आज की सोच नहीं है और मियाँ नवाज शरीफ साहब इस मेरी सोच को जानते हैं। सऊदी अरब में बड़ी डिटेल मियाँ साहब से मेरी मुलाकातें रही हैं, लंदन में मियाँ शहबाज शरीफ साहब से बड़ी डिटेल मुलाकातें रही हैं, वो मेरी आदत को समझते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुझे खुद सऊदी अरब में फरमाया था कि मियाँ जलील जैसे आप सोचते हैं लोग नहीं सोचते, लेकिन आपकी सोच ठीक है। मुझे उन्होंने अप्रिशिएट किया था उस वक्त भी। मेरा इख्तलाफ राय था एक दो इशूज़ के ऊपर और मियाँ साहब ने मेरा इख्तलाफी पॉइंट तो पसंद फरमाया। जलील साहब मुझे अप्रिशिएट ये फिर पीछे नजरिया क्या है? क्या सिर्फ इख्तिदार हासिल करना है, सिर्फ इख्तिदार पर कब्जा करना है, या लोगों के अवामी मसाइल भी वाकई हल करने हैं? वो इतना दर्द है मियाँ साहब के दिल में अवामी मसाइल का लोगों के कि वहाँ बैठकर यहाँ के अवाम के मसाइल हल करना चाह रहे हैं। है क्या नजरिया पीछे, इख्तिदार या अवामी मसाइल? देखिए ये तो फिर कोई राय यकदम कायम नहीं की जा सकती। मतलब कि जो माहौल बनता नज़र आ रहा है वो तो फिर यही नज़र आ रहा है कि इसका रिजल्ट तो फिर यही निकाला जा सकता है कि हमने धींगा मुश्ती करनी है, हर सूरत इक़्तिदार लेना है। जिसको अक्सरियत मिल गई है उसको बर्दाश्त करना चाहिए। अगर इमरान खान साहब को अक्सरियत मिली है तो उनको चलने दें, उनको बर्दाश्त करें। अगर वो अच्छे फैसले नहीं करेंगे नेक्स्ट लोग उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। सही। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पहले गुड गवर्नेंस की और अच्छी इक़्तिदार को अच्छे तरीके से डिलीवर किया लोगों को तो दोबारा लोगों ठीक है। अच्छा शरपुरी साहब बस आखिर में ये बता दीजिएगा, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको दावत दे पार्टी में शामिल होने की तो आप ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? जी मैं शाह महमूद कुरैशी साहब के कहने के ऊपर और ख़ुद इमरान खान साहब के कहने के ऊपर मैं तहरीक इंसाफ के साथ चलता रहा हूँ। 6-7 साल मैं उनके साथ काम किया है। लेकिन मियाँ शाह महमूद कुरैशी गवाह हैं, जवेद हाशमी साहब अब नहीं है तहरीक इंसाफ में, वो गवाह हैं, और ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ साहब के काफ़ी करीबी रफ़का गवाह हैं। मैं कहता था मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना लेकिन मैं तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करूँगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा नहीं आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए, उस इलाके में हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, आप बड़े अच्छे सुटेबल कैंडिडेट हैं। तो उनके हुक्म के ऊपर मैंने फिर इलाके में वर्क किया है और हाँ तो वो मेरा तल्लक रहा है उनके साथ। ठीक है, जहाँ मैं तरीके मुस्लिम लीग नून के साथ रहा हूँ। सही, चलें बहुत शुक्रिया जलील शरफूरी साहब मौजूद थे, रहनुमा नून लीग के, और जो पार्टी का आज उनके साथ रवैया रहा उस पर वो अपनी राय का इज़हार कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुल्क के एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ मुश्किलात पैदा हुई हैं, क्या है वो मुश्किलात, उनका जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने एक्सपोर्ट के लिए फाइटो सर्टिफिकेट की फ़ीस में 800% इजाफा कर दिया है और इस नई शरह का इतलाक 14 सितंबर से किया जाएगा, जिसके बाद एक्सपोर्टर्स को फाइटो सर्टिफिकेट के लिए 300 रुपये के बजाय 2500 रुपये अदा करना होंगे, जो एक्सपोर्ट की लागत में इजाफे का सबब बनेगा। जबकि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में इस फाइटो सर्टिफिकेट के इंतहाई मामूली चार्जेस वसूल किए जाते हैं और दुनिया के बेशतर ममालिक में फाइटो सर्टिफिकेट बिला मुआवजा यानी फ्री में फराहम किया जाता है। पाकिस्तान ने कोरोना और लॉजिस्टिक मसाइल के बावजूद गुज़िश्ता माली साल फल और सब्जियों की एक्सपोर्ट में इजाफे के साथ 73 करोड़ डॉलर के फल सब्जियां एक्सपोर्ट किए थे, जिसमें इस फैसले के बाद अब कमी होने का भी खदशा पैदा हो गया है। हमारी हुकूमत का मंशूर था कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, मुल्क को उठाना है। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान कितनी बार ये कह चुके हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ेंगी तो मुल्क ऊपर जाएगा। तो हुकूमत एक तरफ एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात भी करती है और दूसरी तरफ एक्सपोर्टर्स को सहूलियात देने के बजाय ये 800% इजाफा किया गया है और उन पर खुद ही एक्सपोर्ट के दरवाजे ऐसा लगता है कि बंद किए जा रहे हैं। मुल्क की बरामदात पहले ही गिरावट का शिकार है और हुकूमत के इस फैसले के अब क्या असरात मुरतब होंगे, इसी पर बात करेंगे। वहीद अहमद साहब चेयरमैन है फ्रूट एंड वेजिटेशन के हमारे साथ मौजूद हैं। वहीद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। पहले तो ये बताइएगा फाइटो सर्टिफिकेट क्या होता है, अभी जो इसकी लागत में 800% इजाफा हुआ है, इससे एक्सपोर्ट पर, एक्सपोर्टर्स पर क्या असरात मुरतब होंगे? जी पहले तो मैं आपको समझाऊं कि फाइटो सर्टिफिकेट क्वारंटाइन डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन इशू करता है, इसलिए कि इसके अंदर ऐसी चीज़ ना हो कि जो दूसरे मुल्क में हार्मफुल करें। इसलिए क्वारंटाइन का प्रोटोकॉल पूरी दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट है जो फाइटो सर्टिफिकेट मांगते हैं ज़्यादातर मुल्क। तो उसके बगैर हम दूसरे जो मुल्क में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बगैर हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते
और एक्सेप्ट नहीं होगी। तो इसलिए फाइटो सर्टिफिकेट इशू होता है। अगर हम एक्सपोर्ट करें या अपने मुल्क के अंदर मंगाएं चीज़ को, तो उसमें भी दूसरे मुल्कों से भी फाइटो इशू होता है। बात ये कि ये जो रेट पिछले महीने बढ़ चुके हैं, और बात ये है कि एक चीज़ 300 रुपये से अगर आप 2500 पे ले जाएं, 2200 रुपये जो बढ़ गए हैं रेट। मतलब कि अगर मैं कंपेयर करूं, बांग्लादेश को 40 रुपये का उसका रेट है फाइटो का, श्रीलंका का पाकिस्तानी 140 रुपये, इंडिया में पाकिस्तानी 328 रुपये। मतलब कि इतना ज़्यादा रेट बढ़ाना मतलब कि जो हमारी ट्रेड में हार्म करेगा। इसलिए हार्म करेगा क्योंकि हम जो शिपमेंट करते हैं, मतलब एक कंसाइनमेंट करते हैं, अगर एक पार्टी को एक वक्त पे अगर 5 कंटेनर बेच रहे होते हैं तो हमें 5 फाइटो इशू करने होते हैं। मगर दुनिया में 5 जो है ना फाइटो इशू नहीं किए जाते। एक ही कंटेनर, एक ही फाइटो में 5 कंटेनर जा सकते हैं अगर बैच नंबर एक ही हो। तो मगर हमारे यहाँ वैसी प्रैक्टिस चल रही है। तो अगर हर कंटेनर के ऊपर एक हम फाइटो बनाएंगे, एक पार्टी को जाएंगे, तो हम 10-15 हज़ार रुपए तो ऐसे ही दे देंगे हम। तो बात है कि हमारे बिजनेस के अंदर इतनी हुकूमत ने जब ये पैसे बढ़ाए हैं, 800% इजाफा किया, तो इसकी कोई वजह भी बताई गई होगी? कोई वजह आपसे शेयर की है कि इतनी बड़ी इस इजाफे की वजह क्या? कोई वजह शेयर नहीं की गई। 2 लेटर भेज चुके हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हमें नेशनल फूड सिक्योरिटी से अभी तक। बात है कि कम से कम हमें रिस्पॉन्स तो दे, क्या वजह है, क्या बढ़ाने की वजह है। बात यह है कि अगर आप बढ़ाते भी हैं तो अगर आप 100% बढ़ा दें, मतलब कि आपने बढ़ा दिया 800%, दुनिया में किधर ये चीज़ देखें। कोविड-19 वायरस वैसे पूरी दुनिया में फैला हुआ, इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ है, एक्सपोर्ट के हमारे इतने इश्यूज हैं। बाय एयर का खासकर मैं आपको यहाँ बात करूंगा। बाय एयर के अंदर हमारे फ्रेट जो है पिछले साल से इतनी इंक्रीज है। ऊपर से एक तरफ हुकूमत कहती है कॉस्ट ऑफ डूइंग जो है बिजनेस उसको नीचे लेके आना चाहिए, मगर ये सवाल मेरा बनता है, हुकूमत प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाएं, और आपने इतना बड़ा हमारे लिए एक ऐसा फाइटो के ऊपर जो 800% इंक्रीज कर दिया है। बाय एयर का मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हमारा एक शिपमेंट जाता है बाय एयर का, जिसके अंदर मिसाल देता हूँ, आम है, इसके अंदर अगर सब्जी के 4 आइटम है, टिंडा है, कद्दू है, मिर्ची हैं और आपका अमरूद है, मतलब कि 5-6 आइटम होते हैं, तो इसका मतलब हर आइटम के लिए मुझे एक फाइटो इशू करना है, मुझे हर आइटम के लिए 2500 रुपए खर्च करना है। हमने अपनी एक्सपोर्ट भी बढ़ाई। इस पे गवर्नमेंट से कोई डायलॉग हुआ आपका, कहीं कोई मुज़ाकरात हुए, इसको वापस लेने के लिए कोई बात हुई अब तक? देखिए, हमने कॉमर्स मिनिस्ट्री को भी बोला है, हमने रज़ाक दाऊद साहब को भी बोला था, उनसे भी मुलाकात हुई, कहते हैं हम देख रहे हैं, मगर अभी तक वो 16 तारीख सितंबर की बात है और अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं ये समझता हूँ कि ये जो बढ़ाना हमारे ट्रेड के लिए, खासकर बाय एयर का, बहुत बड़ा आपकी डिक्लाइन आएगी एक्सपोर्ट में। मैंने आपको समझाया 6 आइटम के अंदर, और वो आइटम भी क्या है, कोई 100 kg जा रहा है, कोई 50 kg जा रहा है, कोई वॉल्यूम से इतना बड़ा नहीं है। अगर 1500 kg का शिपमेंट बनता है तो उसके अंदर हम 6-7 आइटम डालते हैं, हमारी इतनी बढ़ जाएगी कि हम इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर सकेंगे। प्लांट प्रोडक्शन क्या करेगा, हम खुद बंद कर देंगे इस बिजनेस को बाय एयर का, हमारी डिक्लाइन हो जाएगी। इससे आपका प्रॉफिट कम होगा, या जो फिर जो आपकी प्रोडक्ट है, जो उसकी कीमत है, उसमें इजाफा होगा? ये बायर मुतासिर होगा इससे या आप मुतासिर होंगे? जाहिर बात है, इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी जो है और आपकी डूइंग ऑफ बिजनेस बढ़ जाएगा ना, आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। इसलिए कि हम तो कैलकुलेशन लेते हैं ना। देखें, दुनिया में आम सिर्फ पाकिस्तान नहीं उगा रहा, या सब्जियां पाकिस्तान नहीं उगाता, दूसरे मुल्क भी उगाते हैं। दूसरे मुल्क में हुकूमत फाइटो के तो पैसे ना लेने के बराबर होते हैं। कुछ तो ऐसे मुल्क है जहां पे जीरो है, वहां फैसिलिटेट किया जाता है कि हाँ जी, हमारे एक्सपोर्टर, इसको तो पैसे चार्ज नहीं करना चाहिए, तो डॉलर लेके आ रहा है। मगर हमें ये सिला मिला हुकूमत की तरफ से कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई, उन्होंने तोहफे में ये आप अपना शिपमेंट बाय एयर भेजें या सी पोर्ट के थ्रू भेजें, दोनों पर इसका बराबर से इतलाक होगा? जी, हर जगह से फाइटो जो बाय रोड हो, बाय सी हो या बाय एयर हो, तीनों में बढ़ेगा। आप पहले भी 300 रुपए जो थे था, आप क्या समझते थे कि हम 300 रुपए देते थे? हम उनको, जो प्लांट प्रोडक्शन वाले थे, उनकी पूरी सर्विसेज करते थे, उनको पिक कराना, उनका खर्चा उठाना, तो वो वैसे ही हमारे 2,500-3 हज़ार रुपए खर्च हो जाते थे। हम अगर कीनू का फाइटो इशू करते थे, हमारे 4,000 रुपए खर्च होते थे उस टाइम पे। तो कैसे हम वो कॉस्ट करेंगे? ये 300 रुपए, ये 2200 रुपए जो इजाफा हुआ है, ये 2200 रुपए जाएंगे कहाँ पर, किस जगह जाकर ये खर्च होगी? टैक्स की मद में लिए जा रहे हैं या ये कोई और मद है? आपको इस बारे में कुछ बताया गया? देखें जी, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोडक्शन आता है। इनकी जो फीस थी प्लांट फाइटो की,
वो थी 300 रुपए, इन्होंने बढ़ा के 2500 कर दिया। जाहिर बात है नेशनल फूड सिक्योरिटी के जाएगा, हमसे ना इंडस्ट्री से कोई कंसर्न किया ना कुछ किया। मैं यही कहता हूं कि अगर हमसे बात की जाती है, हम उनका वे आउट बताते यार, हम तो ऑलरेडी 300 के अलावा हम ऑलरेडी कीनू के सीजन में हम 4 से 5 हज़ार रुपए खर्च तो कर ही रहे हैं और इनके बंदों के ऊपर ही कर रहे हैं, इनकी सर्विसेज के ऊपर कर रहे हैं। मगर अब हमारा खर्चा 2200 इंक्रीज होने के बाद तो ये 6000 से ऊपर चले जाएगा। हम तो वही सब ये जो आप कह रहे हैं कि ये 4-5 हज़ार रुपए दूसरे लवाजमात में लग जाते हैं, ये किस चीज़ के पैसे होते हैं? सर्विसेज क्या होती हैं? ये क्या आप रिश्वत की मद में देते हैं? इसमें ये होता है कि हम इनको पिक एंड ड्रॉप करते हैं खाने पीने का, इसलिए कि एक इसके अंदर क्वारंटाइन के बीच में एक जो सर्विसेज देता है हमें प्रोवाइड करता है, उसकी जिम्मेदारी होती है क्वारंटाइन के बंदे को फैक्ट्री लेके आना, फाइटो इशू करना, तो वो हमें एक चार्जेस करता है 4000 रुपए टोटल। जी भाई साहब, ये 4000 ऑफिशियल चार्जेस होते हैं या ये वो अगर इसको हम रिश्वत की मद में समझें कि ये वैसे ही लिए जाते हैं? आप इसको ये सर्विसेज के हैं, जो बीच में एक मिडिल मैन है जो हमें देता है, उसको हम ये पे करते हैं। अब इसको हम रिश्वत बोले या सर्विसेज बोले, मैं सर्विसेज बोलूंगा, रिश्वत तो नहीं बोलूंगा कि हम लोग इसमें फैसिलिटेट होता है एक्सपोर्टर। मगर बात है कि हम इसलिए दे रहे थे कि हमारा फाइटो के 300 रुपए थे, चलो हमने बोला यार 4000 भी दें तो कोई इशू नहीं है कि सर्विसेज डोर पे आ रहा है। हमारे पास ना असल में प्लांट प्रोडक्शन के जो मैन पावर है वो भी बहुत कम है, बंदे ही नहीं है। तवज्जो देना चाहिए था मैन पावर बढ़ाने का। वही सब जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, जाहिर है वो तो इसको शायद आसानी के साथ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो छोटा एक्सपोर्टर है, जो जिसकी शिपमेंट्स छोटी होती है, उस पर तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा बोझ की तरह लागू हो जाएगा। बाय एयर के छोटे एक्सपोर्टर है, मैं समझता हूँ इसके बाद बिजनेस कम से कम 80% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बाय एयर में डिक्लाइन हो जाएगी। अगर हुकूमत ने फौरी तौर पे इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया तो मैं समझता हूँ ये जो है डिक्लाइन हो जाएगी। डिक्लाइन इसलिए कि मैं 8 आइटम भेजूंगा 1500 केजी के अंदर, हर आइटम का मैं 2500 रुपए का फाइटो इशू करूंगा तो मेरे 15 से 20,000 रुपए तो यहाँ खर्च हो जाएंगे, तो मेरा प्रॉफिट क्या रह गया? मैं कोई बिजनेस कोई चैरिटी। भाई साहब, बाय एयर आप कह रहे हैं कि 80% ये कम हो जाएगी, तो इसका कलेक्टिव वॉल्यूम कुछ आपके जहन में कि बाय एयर पाकिस्तान कितनी एक्सपोर्ट करता है? कोई कलेक्टिव फिगर आपके जहन में हो? मैं अंदाजे से मैं ये कहूँगा अगर हमारी टोटल एक्सपोर्ट $730 मिलियन की है तो बाय एयर इसके अंदर कम से कम 150 से 200 मिलियन डॉलर आता है, इसलिए कि वैल्यू एडेड है, इसलिए कि इसके अंदर फ्रेट बहुत हाई है। और खासकर 2020 में जो हमारा मैंगो का सीजन चला है, जो पिछले साल जो फ्रेट था 170 रुपए, और ये 150 से 200 मिलियन अब इस फैसले के बाद आप कह रहे हैं 80% कम हो जाएगा, इसका मतलब ये 50 से 60% रह जाएगा? हाँ 50 पता नहीं। असल में देखें हमारा जो कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट में हमारा इंडिया के साथ है, हमारा श्रीलंका के साथ है, हमारा गाना के साथ है, जो हमारे प्रोडक्ट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये मुल्क हमारे प्रोड्यूस करते हैं। जाहिर बात है वो हमें और दबा देंगे। जब उनको पता चला कि फाइटो के रेट बढ़ गए तो वो जाहिर बात है हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, हम उससे हट जाएंगे, पीछे हटेंगे। तो बात ये कि आपकी करेंसी भी स्ट्रांग होती जा रही है एक तरफ, और अच्छी बात है, वो हम उसको वेलकम करते हैं कि हमारी जो डॉलर अगेंस्ट है करेंसी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें महंगी होती है। बात है कि वो भी हमारा एक नुकसान तो है ना एक्सपोर्टर का, मगर बात ये कि इधर से भी हम ठीक है। वहीद अहमद साहब बहुत शुक्रिया। वहीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन फ्रूट एसोसिएशन, और बता रहे थे कि छोटे एक्सपोर्टर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा और बाय एयर एक्सपोर्ट 80% तक कम हो सकती है अगर इस फाइटो फीस का इतलाक मुस्तकिल रहा। 300 से बढ़ाकर अब 2500 रुपये कर दिया गया है। ये हुकूमत के इक़दाम हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।